तो इजराइल और ईरान आमने सामने हैं। युद्ध की आशंका लगातार गहरा रही है क्योंकि युद्ध का स्केल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। दोनों देश अपने डिफेंस पावर का दबदबा यानी कि डोमिनेंस दिखाकर हमला कर रहे हैं, लेकिन असल में कौन कितना पावरफुल है, शक्तिशाली है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद हम अपने खास मेहमान के साथ चर्चा भी करेंगे। अमेरिका के दम पर इजराइल ईरान से भिड़ तो गया, लेकिन आगे किसका क्या अंजाम होगा ये वक्त बताएगा। दोनों देश मिसाइल और ड्रोन अटैक करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अपनी मजबूत डिफेंस पावर के दम पर ईरान और इजराइल आमने सामने हैं, लेकिन क्या ये फुल फ्लेज्ड वॉर में तब्दील होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है युद्ध का स्केल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ताकतवर मिलिट्री की लिस्ट में इजराइल 15वें और ईरान 16वें नंबर पर है। 2023 में ईरान की रैंक 17 और इजराइल 18वें नंबर पर था। इस रैंकिंग में 60 अलग अलग पैरामीटर्स पर देशों की ताकत को परखा जाता है। अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं ईरान और इजराइल के पास कितनी मिलिट्री पावर है। ईरान के पास सक्रिय जवानों की संख्या 6,10,000, जबकि इजराइल के पास 1,70,000। ईरान के पास रिजर्व जवान 3.5 लाख, जबकि इजराइल के पास 4,65,000। ईरान के पास पैरामिलिट्री जवान 2,20,000, जबकि इजराइल के पास 35,000। ईरान के पास बख्तरबंद गाड़ियां 65,825 है, जबकि इजराइल के पास 35,985 है। ईरान के पास टैंक्स की संख्या 1,713 है, जबकि इजराइल के पास 1,300। ईरान के पास मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्ट्स 1,517, जबकि इजराइल के पास 183। ईरान के पास आर्टिलरी 3,405, जबकि इजराइल के पास 1,100। ईरान के पास एयरक्राफ्ट 551, जबकि इजराइल के पास 611। ईरान के पास पनडुब्बियों की संख्या 25 है, जबकि इजराइल के पास महज 5। ईरान के पास फ्रिगेट युद्धपोत 7 हैं, जबकि इजराइल के पास 0। ईरान के पास फाइटर एयरक्राफ्ट जिसकी संख्या 188 है, जबकि इजराइल के पास 240 है। ईरान के पास अटैक हेलीकॉप्टर 13 हैं, जबकि इजराइल के पास 48। ईरान के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की संख्या 87 है, जबकि इजराइल के पास 13। दोनों देशों के बीच का फर्क समझें तो ईरान की खासियत उसकी बड़ी फोर्स और मिसाइलें हैं, जबकि इजराइल एडवांस टेक्नोलॉजी और सटीक हथियारों पर निर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी, समझा आपने कि कौन कितना पावरफुल है। यह हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हालांकि डिफेंस पावर किसकी कितनी मजबूत है यह आंकड़ों से नहीं बल्कि अपनी असल क्षमता से पता लगता है। फिर उसके बाद आप किसी तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचिएगा। फिलहाल जो दोनों देशों के बीच टकराव चल रहा है, इस मुहाने पर है कि युद्ध का स्केल लगातार बढ़ रहा है। आगे क्या होगा दोनों देशों के नागरिकों को भी नहीं पता, लेकिन हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि असल में शुरुआत तो हो गई है जंग की, लेकिन इसका अंत क्या हो सकता है, ईरान के पास क्या ऑप्शन है। हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान शम्मी सभरवाल जुड़े हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो MH1 न्यूज पर, और जय हिंद। शम्मी सभरवाल जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है कि आपको लग रहा है जो ये टकराव है, ये जो हमले हैं एक दूसरे पर, इजराइल लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कर रहा है, वो रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा है, वो रक्षा मंत्रालयों पर हमला कर रहा है, तो क्या लग रहा है कि फुल फ्लेज्ड वॉर में तब्दील होगा, ये कितनी संभावना है? देखिए, अभी 2 मिनट पहले आप ही के चैनल पे आंकड़े बताए जा रहे थे कि किसके पास कितनी क्षमता है जी, लेकिन हमें सबसे पहले एक ये चीज देखनी चाहिए कि जैसे भारत और पाकिस्तान
साथ साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में लगभग 1,500-2,000 किलोमीटर का फासला है। जी। तो इसलिए जो पैदल सैनिक हो गए या टैंक हो गए, ये दोनों देशों में आपस में यूज नहीं हो पाएंगे। जी। और यूज क्या हो सकता है? प्राइमरीली जो यूज चीज हो सकती है वो एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, जी। आपकी मिसाइल हो सकती हैं, आपके टू अ सर्टेन एक्सटेंट ड्रोन हो सकते हैं। जी। नेवल पावर की तरफ आओ तो आप अपने, अगर आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, सबमरीन्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं। खासतौर पे जब ईरान जैसा देश, जिसके ऊपर इजराइल ने पिछले 6 महीने से जो इनकी हालत करी है, इनकी एयर कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट को यूज करने की बहुत लिमिटेड रह गई, खासतौर पे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो इसलिए अगर कोई शिप या डिस्ट्रॉयर भी अगर ये भेजते हैं तो वो मेरे ख्याल से डीप सी में ही उसको इजराइल डिस्ट्रॉय कर देगा, वो इनके हाइफा पोर्ट तक तो पहुंच ही नहीं सकता। द ओनली प्लेस जहां पर अभी भी ईरान की जो क्षमता है, पहली चीज जो क्षमता है वो है उसके पास अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। हमें नहीं मालूम कि अभी जो पिछले 2-4 दिन में ईरान कितना उनको डिस्ट्रॉय कर पाया और कितना नहीं कर पाया। और बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको इतनी आसानी से आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको एयर डिफेंस के जो सिस्टम है बहुत स्ट्रांग चाहिए। जी। और जिसे मैं एक चीज कहूंगा कि अगर मैं एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता हूं तो उसको गिराने के लिए हो सकता है 2 या 3 भी जो है एयर डिफेंस उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल्स को लॉन्च करना पड़े। जी। तो इसलिए व्हेन वी लुक एट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव तो एज जो है वो इजराइल के पास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर हमला बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि अब आपने देखा कल कुछ एक उनकी मिसाइल थी जो आयरन डोम को भेजकर उन्होंने टेल अवीव पर जो है हमला किया और सक्सेसफुल किया। तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल, इतना हो सकता है। थैंक यू। आप कह रहे हैं कि इजराइल को एज है, लेकिन जो आंकड़े हैं कि डिफेंस पावर में, मिलिट्री पावर में कौन कितना मजबूत है, उसमें मुझे एज सर ईरान को दिखाई देता है। लेकिन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो हथियार हैं वो सबसे बेटर इजराइल के पास हैं और इजराइल को भी एज भी है, आप जैसा कि कह रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? ईरान को ही हो रहा है? और उसके पास अभी ऑप्शन क्या है आपके हिसाब से? देखिए, पहली चीज तो जो आपने बिल्कुल सही कही है कि टेक्नोलॉजिकली इजराइल जो है वो ईरान से बहुत आगे है। और ना केवल टेक्नोलॉजिकली, इवन उसकी इंटेलिजेंस जो एजेंसी है वो भी बहुत स्ट्रांग है। अब देखो, चीज ये है कि अगर पाकिस्तान के पास 500 टैंक है और हमारे पास 250 टैंक हैं तो पाकिस्तान को एज मिल जाती है, क्योंकि हमारा बॉर्डर बिल्कुल साथ साथ जुड़ता है जी। आज ईरान के पास अगर टैंक्स ज्यादा होते भी हैं तो वो क्या वो इराक और जॉर्डन के थ्रू एंड थ्रू लेके जाके इजराइल तक जा सकता है? तो आंसर इज नो, वो नहीं कर सकता। और अगर ये नहीं कर सकता तो उन टैंक्स की कोई वैल्यू नहीं है इन दोनों देशों की आपस की लड़ाई में। जी। अगर हाँ, ईरान का इराक के साथ युद्ध हो रहा होता या अफगानिस्तान के साथ युद्ध हो रहा होता तो ये आंकड़े बहुत रेलेवेंट हो जाते। अब जो चीज रेलेवेंट होती है वो सिर्फ कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम कितने स्ट्रांग है, आपके पास एयरक्राफ्ट कितने हैं, आपके पास एयरफील्ड्स कितनी है, आपके पास मिसाइल्स कितनी है, आपके पास ड्रोन्स कितने हैं। जब इन चीजों को हम कंपेयर करते हैं तो उसके बीच में बड़ा क्लियर कट एक एज जो है वो इजराइल को मिलता है। और यही कारण है कि देखिए, अभी आप ही के चैनल 15-20 मिनट पहले बता रहा था कि अब उन्होंने ऑयल डम्प्स और दुनिया भर के जो इनके जो स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशन थी इजराइल ने वहां भी मार करनी शुरू कर दी है। और उसके कंपैरिजन में ईरान कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाया। अगर 2-3 मिसाइल भेज कर तेल अवीव में कहीं गिर भी गई हैं, 1-2 बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो भी गई हैं, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मॉल कॉस्ट टू बी पेड फॉर अ वॉर। देखो, लड़ाई में दोनों साइड में कुछ ना कुछ नुकसान होगा, बिल्कुल, लेकिन किसको ज्यादा हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह भी ज्वाइन कर चुके हैं, दर्शक भी देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। गोपाल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, भाई ट्रुथ एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया जिसे डोनाल्ड ट्रंप भी इस्तेमाल करते हैं और ख़ासतौर पर वही इस्तेमाल करते हैं, वहीं से अपडेट आता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी राय क्या रख रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर क्या ओपिनियन रख रहे हैं। तो
उस ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का ईरान पर हुए हमले से कोई संबंध नहीं है। इसके मायने सर क्या निकालें? क्या ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स कर रहा है अमेरिका एक बार फिर से, जो डोनाल्ड ट्रंप की आदत भी है? बिजनेस माइंडेड पर्सन है वो, और पलटू राम मैं उनको कहता हूं। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो हुआ, वो कभी कहते थे कि मैंने मीडिएटर की भूमिका निभाई, कभी कहते नहीं निभाई, कभी कहते बिजनेस डील करनी थी, दोनों देशों पर दबाव बनाया, तभी किसी कंक्लूजन पर पहुंच गए, ये टेंशन खत्म हुई। तो सर क्या माना जाए? ये ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर जो हमला हुआ है उससे कोई संबंध नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि इनडायरेक्टली प्रेशर तो वही क्रिएट कर रहे हैं। सभी को नमन, वंदन, प्रणाम, जय हिंद। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले अमेरिका ने तकरीबन कई साल पहले ईरान की मदद की, न्यूक्लियर वेपन्स को बनवाने में उनके लिए काफ़ी कुछ यानी मदद की, उस वक्त जो ये अफगानिस्तान में बैठे हुए थे जी। अब उस स्थिति को लेते हुए तमाम परिवर्तन हुए हैं, और उस परिवर्तन के साथ साथ आप ये देखें कि जो बाइडेन इजराइल जाते हैं, इजराइल जाकर के बातचीत करते हैं उनसे और उनको सपोर्ट करते हैं हमास के खिलाफ या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ करने के कार्रवाई करने के लिए। और वही अमेरिका फिर बात करते हैं आप ईरान से कि भाई अपना न्यूक्लियर जो कार्रवाई करनी है या अपना न्यूक्लियर वेपन आप तैयार कर रहे हैं उसको बंद करिए, उसके ऊपर संधि करिए। और 60 दिन का उन्होंने समय दिया है। 60 दिन के समय में 61वें दिन इजराइल ने उनके ऊपर अटैक किया है, 200 से ज्यादा हवाई जहाज लेकर के और तमाम मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए। मोसाद देखिए, जो अभी जनरल साहब बता रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सटीक तरीके से सामने रखी है बात को कि मोसाद एक वर्ल्ड की एक नंबर 1 एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है, जो कुछ भी कर सकती है। आपने पहले देखा होगा कि हिजबुल्लाह के यहाँ पर किस तरीके से उनके तमाम लोगों को मारा। अब यहाँ पर साल भर हो गई, साल भर पहले इन्होंने तमाम मिसाइलें छोड़ी थी ईरान ने इजराइल के ऊपर। कोई मिसाइलों का कोई खास असर नहीं हुआ, और इजराइल जो है अपने साल भर तक इंतजार करता रहा, कहता रहा कि भाई हम सही समय पर सही जवाब देंगे, और वो जवाब उन्होंने 2 दिन पहले दिया। और उस जवाब से ईरान के ऊपर कितना नुकसान हुआ है वो भी जनरल साहब ने काफी अच्छे तरीके से बताया है, और आगे भी कितना नुकसान होगा, नुकसान ईरान को ही ज्यादा होगा, इजराइल को नहीं। रही बात आगे, कल एक बात चली थी कि क्या ये विश्व युद्ध के लिए ट्रिगर पॉइंट है। मैं तो कहूंगा कि शायद यदि इसको 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर खत्म नहीं किया गया तो धीरे धीरे ये एक्सकलेट होगा। यदि अमेरिका कह रहा है कि भाई हम, जैसे आपने कहा पलटू राम, तो बात सही भी है कहीं हद तक। हर जगह पर क्या नाम है, ट्रंप साहब जो है अपनी बात को बदली कर रहे हैं। तो अभी कह रहे हैं कि उनके साथ में हमारा कोई संबंध नहीं है। संबंध तो है, संबंध कैसे नहीं है? ज्यादातर जितने बार भी काफी हथियार जो है ना अमेरिका के इस्तेमाल किए जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। तो ये कहना कि संबंध नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, यदि अमेरिका खुल करके सामने आता है इजराइल के पक्ष में, तो इधर जो है रशिया जो ऑलरेडी इन्वॉल्व है यूक्रेन के साथ में, 2 साल से 2.5 साल के करीब होने वाला है, तो इधर चाइना भी, और चाइना का यानी अमेरिका के साथ में संबंध बहुत खराब चल रहे हैं। तो ये स्थिति बड़ी नाजुक आगे बनेगी, और इस स्थिति को संभालना शायद मुश्किल होगा। इसलिए जरूरी है कि ट्रंप साहब दूर ही रहें तो ठीक है। और आपने चाइना का जिक्र किया, उसने तो अपना एक तरह से रुख भी स्पष्ट कर दिया है सर। उसने ईरान पर हुए हमले का कड़े शब्दों में निंदा की है, आलोचना वो कर रहा है, एक तरह से अपना रुख स्पष्ट कर रहा है चाइना। सर, इस विषय पर कई और पहलू भी हैं, कई और एस्पेक्ट भी हैं जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। इजराइल और ईरान के बीच जंग जैसे जो हालात हो गए हैं, दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, उससे जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। और ट्रंप का जैसा कि बयान सामने आया कि ईरान पर जो हमला हुआ है उससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, बहुत हैरानी वाली बात है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को धमकाया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, ये स्पष्ट कर दिया है ट्रंप ने। धमकाया तो हमारे सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है ताकि नागरिक भी एक तरह से अवेयर रहे। तो अमेरिकी नागरिक तुरंत ईरान छोड़ दें, अमेरिका ने कह दिया है अपनी एडवाइजरी के जरिए। बिना कारण ईरान की यात्रा न करें। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी भी। अमेरिका को धमकाया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे,
धमकाया तो हमारे सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसे इस्तेमाल करते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका का ईरान पर हुए हमले से कोई संबंध नहीं है। इसके मायने हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है, इसका मायना यह है कि अमेरिका ने इजराइल को आगे किया, मोहरा बनाया और अब दोनों देशों के बीच जो युद्ध का स्केल है तेजी से बढ़ रहा है, तो अमेरिका ने पीछे हाथ खींच लिए। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, शम्मी सभरवाल जी। इसका मतलब क्या समझे सर? अमेरिका ने इजराइल को मोहरा बना दिया और खुद पीछे हट गया? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर बोला था कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप कथनी और करनी में डिफरेंस देखिए, जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का अटैक इजराइल के ऊपर किया था जी, तो उनको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिकन फोर्सेस ने भी सपोर्ट किया है जी, विच इज द रियलिटी। तो बोलना एक चीज है, लेकिन ऑन ग्राउंड पे कुछ और हो रहा है। एक्चुअली अमेरिका इस समय खुले आम तो नहीं आना चाहता, इसलिए बोल रहा है कि मेरा कोई वो नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन देखा जाए तो ये रिक्वायरमेंट जितनी इजराइल की थी ईरान के न्यूक्लियर सेटअप को डिस्ट्रॉय करने की, उतनी ही रिक्वायरमेंट अमेरिका की भी है। तो ये नहीं है, तो इसलिए जब दोनों के इंटरेस्ट एक तरह से कन्वर्ज कर रहे थे, तो लाजमी बात है कि अमेरिका फ्रंट में नहीं आना चाहता, क्योंकि उसकी 800 से ज्यादा बेसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और वहां दे आर वल्नरेबल टारगेट्स। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसकी कुछ बेस के ऊपर कुछ हमला हो, जिससे कि जो एस्केलेशन है ये और तेजी से बढ़ जाए। क्योंकि जहां अमेरिकन किसी भी सेटअप के ऊपर कुछ भी ईरान अटैक करेगा, तो लाजमी बात है कि अमेरिका को फिर रिटेलिएटरी एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर वो रिटेलिएटरी एक्शन लेगा, जैसे कि कर्नल साहब ने सही बोला है, कि अगर हम ये सोचें कि इस समय रशिया और चाइना ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वो हेल्प जरूर कर रहे हैं, क्योंकि चाइना भी अपना इंटरेस्ट ईरान में बढ़ाना चाहता है। काफी इन्वेस्टमेंट करने के उसने प्रपोजल भी रखे हैं। तो लाजमी बात है कि चाइना का भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस समय ईरान को सपोर्ट करने का है। और ये अगर जब चीजें जिस तरह से धागे खुलने शुरू होंगे, तो आप देखेंगे कि अगर अमेरिका खुले आम इजराइल के सपोर्ट में बोलेगा और आएगा, तो इट कैन लीड टू अ मच ग्रेटर एस्केलेशन। थैंक यू। लेकिन सर, वर्ल्ड मैप पर देखें, विश्व मानचित्र पर देखें, कौन किसके साथ दिखाई दे रहा है समीकरणों के हिसाब से? आपका आंकलन क्या है? देखिए, अगर हम मोटा मोटा जो देश जो मैटर करते हैं जी, तो अमेरिका, फ्रांस, यूके, ये जो कंट्रीज हैं ये इजराइल की फेवर में है एक तरह से, चाहे कोवर्टली हो या ओवर्टली हो जी। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान को मेनली जो सपोर्ट आ रही है वो रशिया और चाइना से आ रही है। बाकी देश अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में भी जो है, कई ऐसे देश हैं जो दिल ही दिल में, मानो मन में बहुत खुश हैं कि जो ईरान की जो न्यूक्लियर सेटअप है उसके ऊपर अटैक हुआ है। तो इसलिए ओपनली ना वो एक तरफ बोलेंगे या दूसरी तरफ बोलेंगे, बट मन में वो उनको एक खुशी हो रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते। देखो, इस समय मिडिल ईस्ट में एक सऊदी अरेबिया है, एक टर्की है और एक ईरान है। तीनों अपनी सुप्रीमेसी चाहते हैं, और इस सुप्रीमेसी के गेम में हर आदमी अपने आप को वन अपमैनशिप कर रहा है। और यहाँ पर ईरान और टर्की जो है वो एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की, जो काफी हद तक सुप्रीमेसी अभी तक रही थी। तो इसलिए मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज जो आसपास हैं वो डायरेक्टली किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि ये लड़ाई मिडिल ईस्ट का रिप्रेजेंटेटिव करने की भी है, जबकि हकीकत ये है कि यूनिटी नहीं है मिडिल ईस्ट में? शम्मी सभरवाल जी। अपने आवाज चला गया था जी। शम्मी सभरवाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आप सुन रहे हैं, बोलिए। जी, क्या आपको लगता है कि ये जो लड़ाई है असल में मिडिल ईस्ट का रिप्रेजेंटेटिव करने की भी है, प्रतिनिधित्व करने की भी है, और जबकि हकीकत ये है कि मिडिल ईस्ट में यूनिटी नहीं है? देखिए, ऐसा है कि अगर हम मिडिल ईस्ट को देखें तो 3 सेंटर्स बनते हैं, टर्की, ईरान और सऊदी अरेबिया। जी। ईरान जो है अभी तक अपने आप को
बेसिकली ही वांट्स टू शो कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव है पूरे मिडिल ईस्ट का। जी उधर टर्की भी वही शो करना चाहता है और टक्सल वहां से शुरू हुआ है। लेकिन अब चीज ये है कि कोई भी डायरेक्टली जो है वो इजराइल को ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकता, चाहे वर्बली हो या विद एक्शन हो। लेकिन अगर आप देखें लास्ट टाइम भी, आज से 4-5 महीने पहले भी, जब ईरान ने कुछ मिसाइल्स इजराइल की तरफ फायर करी थी, तो जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ने भी उनकी काफी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके उनको डिस्ट्रॉय किया था। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं पे सपोर्ट होते हुए भी शो नहीं की जाती इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, लेकिन सपोर्ट फिर भी करते हैं और यही हो रहा है। गोपाल सिंह जी, आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, ईरान काफी समय से ये करना चाहता है, दिखाना चाहता है और बनना चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट का लीडर है। लेकिन जिस प्रकार से जनरल साहब ने बताया कि इधर देखिए सऊदी अरेबिया, उसके साथ में टर्की के साथ में हमारे संबंध शुरू में जब देखिए टर्की के साथ में हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, और अभी वह धीरे धीरे बिगड़ते गए और यहाँ तक कि अभी यानी काफी खराब हो चुके हैं। तो स्थिति जो है मिडिल ईस्ट में इस वक्त लुका छुपी खेलने की है, यानी अपना भी उल्लू सीधा होता रहे। सभी देश ये चाहते हैं कि उनका भी उल्लू सीधा रहना चाहिए, तो ईरान के साथ में भी दिखाई देना चाहिए। लेकिन यही हो रहा है और इस स्थिति में ईरान को सिवाय नुकसान के कोई फायदा दिखाई देता नहीं। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से ईरान के तमाम सैनिकों को, यानी उनके तीनों चीफ को, NSA को, जो आपके साइंटिस्ट है उनको ध्वस्त किया गया, तो यानी मार दिया गया है। उसके अलावा तमाम नुकसान हुआ है और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर नुकसान हुआ है। तो इस स्थिति में आगे यदि और ज्यादा ये अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इनके पास में धन है, सबसे बड़ा इनके पास में ऑयल है, ऑयल की वजह से ये धन अपने आप को, सिर्फ धन ही काम नहीं देता है। आप देखिए, यदि आप इजराइल के साथ में लड़ाई लड़ेंगे तो आप बीच में से 2 देश को क्रॉस करके जाएंगे, तकरीबन 1500 किलोमीटर। आप कहाँ जाके लेके जाओगे अपने हथियारों को? और ग्राउंड फोर्सेस से लड़ाई होने की संभावना है ही नहीं। होगी तो अभी एरिया यानी एयर से और ज्यादातर मिसाइल्स और ड्रोन्स के द्वारा ही होगी। और इस स्थिति में यदि मिडिल ईस्ट में यदि अपने प्रभुत्व को जमाए रखने के लिए कोशिश करना चाहते हैं, तो शायद आगे आने वाले समय में इजराइल और इनको ठोकेगा तो इनको और ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। लेकिन जिस प्रकार से नित्यानंद ने अभी कल कहा था कि आवाम, यानी ईरान की आवाम को उनको संबोधित करते हुए कहा कि आप समझ लीजिए कि आप जो है ना अपने देश को बर्बाद कराने में तुले हुए हैं, आप जो है इनको हटवाइए। तो ये अभी आगे आने वाले समय में क्या होता है, गृह युद्ध की संभावना होगी, यानी ईरान के अंदर होती है, तो और भी अयतुल्लाह ख़ोमेनी के लिए ये ठीक नहीं होगा। जी, लेकिन गोपाल जी, आपको लग रहा है कि ईरान को इस वक्त वो इतिहास याद आ रहा होगा इराक और सद्दाम हुसैन का, कि क्या हश्र हुआ था? इस वजह से भी ईरान थोड़ा लग रहा है कि अमेरिका से बचकर चल रहा है, लेकिन इजराइल से आमने सामने है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी कुछ और है। स्थिति जो है विश्व के अंदर यानी इम्बैलेंस का हिसाब किताब चल रहा है। अपना अपना देश हर अपने स्वामित्व को और अपने इंटरेस्ट को देखना चाहता है। चाइना अपना देखना चाहता है। आप देखिए, चाइना हमारे कराकोरम हाईवे से लेकर के बीच, यानी आप यदि मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को या यूरोप को तो आप साइबेरियन उससे भेजता है सामान, और ज्यादातर यदि सी के द्वारा भेजता है तो उसको तकरीबन 50 से 70% एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। तो यदि यहाँ से जाता है तो ईरान में भी उसका बहुत ज्यादा अभी संबंध बढ़ रहे हैं और तमाम चीजें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको यहाँ यानी इकोनॉमिकली चाइना फिर ईरान को अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा। और उस स्थिति में यदि होता है तो स्थिति काफी नाजुक होने। इसके अलावा आप अमेरिका को देखिए, अमेरिका के तकरीबन 60 से 70 बेसेस तो मिडिल ईस्ट के आसपास हैं, कई कंट्रीज के अंदर उनके बेसेस हैं। तो सद्दाम को जिस प्रकार से इन्होंने टैकल किया था, और वो स्थिति शायद यदि ये यानी इनके सारे तो चीफ्स को उड़ा दिया गया, साइंटिस्ट को उड़ा दिया गया, अभी बचे ये सिर्फ यही यानी अयतुल्लाह ख़ोमेनी जी बचे हैं। और कब किस वक्त मुजाद इनके ऊपर कुछ कर दे ये पता नहीं चलेगा।
तो स्थिति जो है काफी नाजुक है और अभी ईरान के फेवर में नहीं है। लेकिन ईरान भी यही बार बार बोल रहा है कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये करेंगे। वो जवाब तो सभी देते हैं, लेकिन आगे क्या बनेगा स्थिति बड़ी नाजुक नजर आ रही है। जी जी, शमी सभरवाल जी, मैं आपसे एक चीज समझना ये चाहता हूं, आपको लग रहा है जैसे इंडिया पाकिस्तान के टेंस्ड माहौल में जब सवाल उठे कि भाई इंडिया ने अमेरिका को अप्रोच किया या फिर पाकिस्तान ने अमेरिका को अप्रोच किया कि भाई मीडिएटर की भूमिका निभाइए, अब तो चीज़ें स्पष्ट हो गई थी, पाकिस्तान ने ही अमेरिका को मीडिएटर बनाया, क्योंकि पाकिस्तान पर जिस तरीके से अटैक हुए, नुकसान हुआ, उससे पाकिस्तान कहीं ना कहीं सख्ता गया था, हैरान हो गया था। लेकिन आपको क्या लग रहा है इस मामले में, क्या आपको लग रहा है कि इजराइल ने सबसे पहले अमेरिका को ये इंफॉर्मेशन दी कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने की चाह में अंदर खाने तैयारी कर रहा है, कई प्लांट्स हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लंबे समय से तैयारी चल रही है, फिर अमेरिका को विश्वास में लेकर उसने ईरान पर अटैक कर दिया? मैं आपसे 100% सहमत हूं। इजराइल ने कहते हैं कि लगभग 2000 पेज की पूरी डिटेल्ड जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ईरान के अंदर गुप्त तहखाने से जो है उनकी सीक्रेट सर्विस मोसाद ने निकाले थे जी। जो कहते हैं कि नेतन्याहू ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ब्रीफ किया था और कहा था कि ये देखो, ये आप तो यहां पर इनके साथ पीस टॉक और दुनिया भर के वो कर रहे हो करने के लिए कि हम सैंक्शन उठा देंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए, ये तो इतना क्लोज पहुंच चुके हैं अभी यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए कि अभी तो कुछ हफ्तों के अंदर ही ये एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं जी। उसके बाद ही, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बोला है, कहीं ना कहीं पे अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद और ये दिखाया कि भाई आप पीस टॉक करते रहो और हम इधर से अटैक करेंगे, ताकि ईरान को लगे ही नहीं कि भाई अभी जब तक पीस टॉक की बात हो रही है तो कम से कम इस समय तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इजराइल ने जो भी किया है, अगर कोई ये कहे कि अमेरिका की नॉलेज में नहीं था तो मैं उसको नहीं मानता। अमेरिका इज फुली अवेयर ऑफ इट। अमेरिका ने देखो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली पूरी सपोर्ट कर रहा है। और अगर इजराइल के ऊपर अटैक हो रहा है तो उसके ऊपर जो मिसाइल्स आ रही है उसको भी अमेरिकन आर्म फोर्सेस जो है उनको डिस्ट्रॉय कर रही हैं। सिर्फ फर्क अभी तक इतना है कि अमेरिका ने अपनी बेस से कोई मिसाइल या कोई अटैक डायरेक्टली ईरान के ऊपर नहीं किया है, उसको छोड़ के बाकी पूरी सपोर्ट दी है। थैंक यू। लेकिन सर, अमेरिका को ऐसा क्यों लग रहा है कि ईरान अमेरिका पर अटैक कर सकता है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें धमकाया या हम पर हमला किया तो उसका अंजाम भुगतने के लिए ईरान तैयार रहे। इसका मतलब क्या है? अमेरिका को क्या अंदर खाने लग रहा है कि ईरान अटैक कर सकता है इजराइल के बाद अमेरिका पर? देखो, ऐसा है कि अभी कुछ समय पहले की रिपोर्ट यह है कि ईरान ने यह बोला है कि जो भी इजराइल की तरफ सपोर्ट करेगा, खासतौर पे यूएस, यूके और फ्रांस को उसने बोला है कि अगर तो मैं आपकी बेसिस के ऊपर अटैक करूंगा। देखो, अमेरिका को मेनलैंड अमेरिका के ऊपर अटैक करने की कैपेबिलिटी तो ईरान की है ही नहीं, वो भूल जाए, इतना डिस्टेंस और वो है। लेकिन जो आसपास मिडिल ईस्ट में इतनी सारी जो बेसिस हैं वहां पे कुछ ना कुछ धमाका करना बहुत मुश्किल नहीं है। वो डायरेक्टली ना करे। देखो, अपने उनके हुतीज हैं, हिजबुल्ला हैं, चाहे इस समय वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, लेकिन छोटा मोटा पटाखा फिर भी कर सकते हैं। और इसीलिए जब अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुमने आंख पे उठाने की कोशिश की शरीर को फाड़ देंगे, वो सिर्फ एक उस हमारे साथ बेहद खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट शमी सभरवाल जी लगातार जुड़े हुए हैं। चर्चा हम कर रहे हैं और इजराइल और ईरान के बीच जो टेंस्ड माहौल है, और टेंस्ड माहौल से इतर दोनों देश एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं, ड्रोन अटैक कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि युद्ध का स्केल बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और दोनों देश के नागरिक डरे हुए हैं। पता नहीं अगले पल क्या हो जाए, पता नहीं अगले पल किसके ऊपर मिसाइल अटैक हो जाए। शमी सभरवाल जी लगातार जुड़े हुए हैं। शमी सभरवाल जी, भाई विश्व की शांति के लिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था और भी कई फैक्टर थे जिस वजह से यूएन बनाया गया, लेकिन इतना सब कुछ हो रहा है, यूएन क्या कर रहा है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे
तो मेरे हिसाब से यूएन अब एक फेलियर हो चुका है। जी यूनाइटेड नेशन जब बना था, शुरू में उसने अच्छा काम किया, लेकिन अगर हम पिछले 15-20 सालों से देखें तो उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम कह सकते हैं कि जो एक अच्छे जज का काम किया हो या एक अच्छे पुलिसमैन का काम किया हो। जी चाहे जब अमेरिका ने इराक में युद्ध शुरू किया या उसके बाद, यूएन जो है वो अब सिर्फ एक कठपुतली बन के रह गया है। जी और चूंकि वो कठपुतली बन के रह गया है, उसकी न्यूट्रलिटी के ऊपर जब क्वेश्चन मार्क आ गए हैं, और खास तौर पे जब आप ये देखिए जो एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, वो आज, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल शमी जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप, अपनी बात हाँ। कंटिन्यू कीजिए। जी अगर एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो कि इंडिया की है और विच इज वन ऑफ द नाउ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, अगर वो उसको सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली हुई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर यूएन एक लॉपसाइडेड ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई है। और यही कारण है कि यूएन हैज बिकम इनइफेक्टिव। और जब एक चीज इनइफेक्टिव हो जाती है तो वी हैव टू लुक फॉर बेटर ऑप्शंस, और जब तक वो बेटर ऑप्शंस नहीं होंगे तब तक यूएन जो है वो ऐसे ही रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या सर आपको लगता है कि ये सब इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि अमेरिका अपना डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है, डोनेशन भी सबसे ज्यादा देता है, उसका परसेंटेज भी सबसे ज्यादा है, तो इसी वजह से पंगु हो रहा है यूएन? वो भी एक कारण है, लेकिन देखो चीज ये है कि क्योंकि अगर आप देखें यूएन के जितने ऑर्गन्स के जो ज्यादातर हेडक्वार्टर्स हैं वो अमेरिका के अंदर हैं। जी और मैं आपको बताता हूं, जब मैं 1995 में यूएन मिशन में गया था, जी उस समय वो कहते थे कि अगर यूएन अगर $100 खर्च करता है तो उसमें से 80 से 90 डॉलर जो हैं वो वापस यूएन में, ये अमेरिका में किसी ना किसी फॉर्म में आ जाते हैं। जी। तो बेसिकली यूएन के अंदर जो भी खर्चा हो रहा है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भी अमेरिका ही है। जी और इसलिए जब तक यूएन अमेरिका का प्यादा बन के रहेगा, और इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में, देखो आज से 50-60 साल पहले ये चीज चल सकती थी, पर आज नहीं चल सकती क्योंकि अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है। अब काफी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज खड़ी हो गई हैं, चाइना को देख लो, इंडिया को देख लो, तो इसलिए अब वो चीज नहीं हो सकती जो आज से 50 साल पहले हो सकती थी। ठीक है सर, आपने इंडिया का जिक्र किया। इन सब माहौल के बीच में जब रूस और यूक्रेन सामने है, इजराइल वर्सेस गाजा, इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन, इजराइल वर्सेस अब ईरान हो गया है, और कई देश और हैं जिनका आमने सामने का टकराव है, टेंस्ड माहौल है, इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? देखो इंडिया जो है अभी तक अगर हम देखें तो डिप्लोमेसी में उसने बहुत अच्छा खेल खेला है। जी चाहे वो यूक्रेन रशिया की तरफ हो, बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चले हैं। आज भारत की बात रशिया भी मानता है और यूक्रेन भी काफी हद तक हमारी बात को मानता है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। रही बात, देखो इजराइल और गाजा के बीच में जो कुछ हुआ, हमने वहां भी अपना एक बड़ा मैच्योर और बैलेंस्ड डिप्लोमेसी शो करी है। जी देखिए हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और इजराइल ने हमें काफी उस टाइम पे टेक्नोलॉजिकली हेल्प करी है जब हम आर्मामेंट इंडस्ट्री में इतना स्ट्रांग नहीं थे। जी तो हमारे उसके साथ रिलेशंस खराब करने में हमें कुछ मिलेगा नहीं। अब चूंकि ईरान के साथ शुरू हुआ, देखो हमने ग्वादर पोर्ट ईरान से लिया है 10 साल के लिए। हमारी वहां भी एक डिप्लोमेसी चल रही है क्योंकि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर अपनी एक पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। तो हम ईरान के साथ भी डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन नहीं ले सकते। तो इसलिए एक मैच्योर्ड बैलेंस, जो एक इमर्जिंग सुपर पावर जिसको मैं भारत को कहूंगा, जो एक उभर के आ रही है, वो एक बड़ा मैच्योर्ड और बैलेंस्ड गेम प्ले कर रहा है, जो कि बाकी बड़ी बड़ी जो विश्व की जो शक्तियां हैं वो इतना मैच्योर्ड और बैलेंस मैनर में नहीं प्ले कर पा रहे। खासतौर पे अमेरिका स्टेज में अगर आप देखो तो हमारी डिप्लोमेसी के सामने उनकी, जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बिहेव करते हैं, बड़ा एक कंट्रास्ट नजर आता है कि देखो भारत एक कंपेरेटिवली छोटा मुल्क होते हुए भी एक इमर्जिंग स्ट्रांग इकोनॉमी जो है, वो एक पावरफुल नेशन के नाते कितना मैच्योर्ड तरीके से बिहेव कर रहा है। अमेरिका उसके हिसाब से नहीं कर रहा है। थैंक यू।
जी। लेकिन सर, अमेरिका की मैच्योरनेस इंडिया पाकिस्तान के मामले में ये होती है कि अगर आपको अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखने, बिजनेस करना है, तो दोनों देश शांति बहाली में विश्वास रखें। ये हुआ भी, लेकिन जब ईरान वर्सेस इजराइल होता है तो अमेरिका उल्टा एडवाइजरी जारी कर रहा है, ईरान को धमकी दे रहा है, थ्रेट दे रहा है कि अगर कुछ हुआ तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो ये मैच्योरिटी है या फिर इमैच्योरिटी है अमेरिका की? सर, ये आखिरी सवाल है। देखिए, ऐसा है कि अगर हम पाकिस्तान को लें, देखो आपको एक ही समझनी पड़ेगी कि शुरू से इंडिपेंडेंस के बाद से पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के क्लोज रहा है, और अमेरिका के में जो इनके जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहां पे पाकिस्तान के ऑफिसर्स ने जाके ट्रेनिंग करी है। देखो, अगर मैं और आप क्लासमेट रहे हैं तो 10 साल के बाद भी अगर हम मिलेंगे तो एक हमारे अंदर गर्मजोशी होगी। बिल्कुल। इसीलिए जो आज की डेट में जो पाकिस्तान आर्मी की सीनियर हायरार्की है, उनका अमेरिकन आर्म फोर्सेस के साथ एक रिलेशनशिप इनका बना हुआ है पुराने टाइम का। वही एक कारण है जिस करके पहला कारण तो वो हो जाता है जिस करके उनकी एक अमेरिकन और पाकिस्तान की एक बॉनहामी है, जो आज की ग्राउंड स्थिति चेंज होने के बावजूद भी वो चेंज नहीं हो पा रही। दूसरा, आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो बालूचिस्तान वाला जो एरिया है, ये पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू से ही जब पाकिस्तान को अमेरिका ने अपने गोद में लिया था तो वो इसीलिए लिया था कि यहां से रशिया की तरफ वो एक और फ्रंट खोल सकते हैं। वो एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो बालूचिस्तान वाले एरिया की है पाकिस्तान की, उसके करके भी अमेरिका पाकिस्तान को इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकता। तीसरा कारण ये है कि देखो, जो भी है, जिस तरह से चाइना तेजी से उभरा तो वो अमेरिका को अच्छा नहीं लगा। आज जिस तरह से भारत ऊपर उठ रहा है वो भी अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए वो नहीं चाहता कि अगर पाकिस्तान अगर टूट जाता है या बिखर जाता है तो फिर भारत को कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा। तो इसलिए भारत को थोड़ा कोई ना कोई कांटा चुभता रहे, इसलिए पाकिस्तान का रहना एक जरूरत हो जाती है। ठीक है। और when we compare ईरान वर्सेस इजराइल, इजराइल का हमेशा अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे और उसी संबंधों के कारण अमेरिका जो है वो ब्लाइंडली इजराइल को सपोर्ट करता है। ईरान के साथ भी इनके रिलेशन रहते थे जब शाह ऑफ ईरान का टाइम था। जब से ये कोइमेनी जो है ईरान में आए हैं, इनका एक एंटी अमेरिकन स्टांस रहा है। उसके बाद से जो है अमेरिका जो है वो खुले आम ईरान को जो है वो एक नेगेटिव में देखता है और इजराइल को खुलेआम सपोर्ट करता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।